Hello students, welcome to my YouTube channel and next another video। तो आज हम अपनी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए हमने पिछली वीडियो में अपना फर्स्ट यूनिट जो कि इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में था उसको ख़त्म किया और आज से हम सेकंड यूनिट स्टार्ट करने जा रहे हैं। यूनिट सेकंड जिसका नाम है डिसेंट्रलाइजेशन। आज इसके बारे में हम जानेंगे कि What do you mean by decentralization? डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या होता है, इसका जो है मीनिंग क्या है, फिर इसकी नीड क्या पड़ी, वाई, या हम बोलें कि उसकी नीड क्या पड़ी, एंड फिर उसके बाद देखेंगे कि इसको कैसे कैसे करके इंडिया में इम्प्लीमेंट किया गया। सो हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम सबसे पहले किससे, डिसेंट्रलाइजेशन के मीनिंग से। तो अगर मैं डिसेंट्रलाइजेशन का मीनिंग देखूं तो इसका जो मीनिंग होता है, जो बेसिक मीनिंग, जो कोर आइडिया होता है वो कहता है ट्रांसफर ऑफ पावर फ्रॉम हायर अथॉरिटी टू लोअर अथॉरिटी। मतलब हायर अथॉरिटी से आपको पावर क्या करनी है, ट्रांसफर कर देनी है। कहाँ के लिए, लोअर अथॉरिटी के लिए। तो हमारे दिमाग में एक बेसिक क्वेश्चन आता है कि सर पहले कौन सी, पहले क्या सिर्फ सारी पावर हायर अथॉरिटी के पास थी, और कब थी ऐसी, कि इसका थोड़ा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड बताओ, कैसे क्या होता है और इसकी नीड क्या पड़ी। अगर हम डिसेंट्रलाइजेशन अभी लेके आए तो इससे पहले क्या चल रहा था, उन सभी के बारे में आज हम जानेंगे। तो सबसे पहले आपको पता लग गया कि व्हाट डू यू मीन बाय डिसेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन मीन्स ट्रांसफर ऑफ पावर फ्रॉम हायर अथॉरिटी टू लोअर अथॉरिटी। अब इसका ओरिजिन कैसे हुआ वो जानते हैं। तो जैसे कि आपको पता है इन 1947 इंडिया गॉट इंडिपेंडेंट। इंडिया को क्या मिला, इंडिपेंडेंस मिला। और उस टाइम पे जो था नेशन को इंटीग्रेट करके रखना था। नेशन की जो सबसे बड़ा चैलेंज था वो था उसका नेशन बिल्डिंग करना। तो उस टाइम पर ना कुछ जो प्रायोरिटीज थी वो पहले से ही फिक्स्ड थी। तो हाई प्रायोरिटीज पे कुछ टास्क थे, जैसे कि कौन कौन सी हाई प्रायोरिटीज थी। सबसे पहले हम देखते हैं अंडर पॉलिटिकल प्रायोरिटीज की पॉलिटिकल प्रायोरिटीज क्या थी। सबसे पहले जो पॉलिटिकल प्रायोरिटीज थी वो थी इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स। आपको पता होगा हमारे यहाँ राजा रजवाड़े इतने सारे थे इंडिया के अंदर, तो उन सभी को क्या करना है, इंटीग्रेशन करना। वो किसके अंदर था, ये एक पॉलिटिकल चैलेंज था। और भी पॉलिटिकल चैलेंज थे, एक इंटीग्रेशन, दूसरा था कि इस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंस्टीट्यूशन। जैसे कि इंडिया ने एज अ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को अपना आगे का रास्ता चुना पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी से, तो उसमें बहुत बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस की जरूरत होती थी। इंस्टीट्यूशंस कैसे, जैसे कि हमारे यहाँ हमने जुडिशरी के बारे में सुना, तो जुडिशरी का एक इंस्टीट्यूशन चाहिए। जुडिशरी के बाद हमने स्टेट लेजिस्लेचर्स होते हैं, हमारे हर राज्य में अलग अलग राज्य सरकारें होती हैं, तो उनके लिए विधानसभाओं का जो पूरा सिस्टम था वो स्टेट लेजिस्लेचर का सिस्टम। अब उनके हर 5 साल में इलेक्शंस करवाना, और उसके बाद सबसे बड़ी बात जो इंस्टीट्यूशंस में सेंट्रल लेवल पे पार्लियामेंट को एस्टेब्लिश करना, प्लस उसके हर 5 साल में इलेक्शंस करवाना। एंड द फर्स्ट इलेक्शन विच वाज हेल्ड इन 1951 दैट वाज अ वेरी कम्बरसम टास्क, बिकॉज इंडिया जैसी कंट्री में, इतनी वास्ट ज्योग्राफी की कंट्री में, इतने वास्ट एरिया की कंट्री में एक ही साथ पे हर जगह इलेक्शन करवाना, इट वाज अ वेरी ह्यूज टास्क। तो सबसे पहले ये कुछ हमारे पास पॉलिटिकल जो चैलेंजेस थे। उसके बाद हमारे पास इकोनॉमिक चैलेंजेस थे। इकोनॉमिक चैलेंजेस कैसे, कि जैसे कि सबसे बड़ा इकोनॉमिक चैलेंजेस था, आपने सुना होगा कि इंडिपेंडेंस से पहले हमारे यहाँ जो जमींदारी सिस्टम बहुत ज़्यादा चलता था। एक जमींदार के पास बहुत बहुत बड़ी जगह की ज़मीनें होती थी, पर सरकार को क्या करना था, सरकार को इन ज़मीनों को उन फार्मर्स के बीच में बांटना था, सभी लोगों के बराबर बांटना था, जिससे उनका भी घर और उनके भी लाइवलीहुड चल सके। तो सबसे पहला जो था उनका लैंड रिफॉर्म्स। सबसे पहला जो गवर्नमेंट की प्रायोरिटीज पे क्या था, वो था लैंड रिफॉर्म्स। उसके बाद जो सेकंड जो चैलेंज था, जो इकोनॉमिक चैलेंज था, वो था कि एसेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड किया जाए। बिल्डिंग ऑफ एसेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर क्यों, क्योंकि जब देखिए हमारे यहाँ जो उस टाइम पर प्राइमरी एक्टिविटीज थी दैट वाज कंसिडर्ड एग्रीकल्चर। अब एग्रीकल्चर में जो क्रॉप्स है वो एक जगह से दूसरी जगह तक जाने के लिए उनको क्या चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर की जो जरूरत है ना।
तो उस टाइम पर उनका मेन इकोनॉमिक चैलेंज क्या था? बिल्डिंग एसेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे रोड्स हो गए, ट्रांसपोर्टेशन के लिए ट्रक्स की अवेलेबिलिटी हो गई, इन सबको प्रोवाइड करवाना किसकी जिम्मेदारी थी? गवर्नमेंट की जिम्मेदारी थी। ऐसे ही करके बहुत सारे कुछ सोशल चैलेंजेस भी थे, बहुत सारे चैलेंज थे, और उसमें से एक चैलेंज और था, दैट इज एस्टेब्लिशमेंट ऑफ रूल ऑफ लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशन, की गवर्नमेंट को इंश्योर करना कि हमारे इंडिया में किस चीज का लॉ चलेगा, हमारे यहाँ रूल ऑफ लॉ चलेगा, एंड जो कॉन्स्टिट्यूशन में लॉज लिखे गए हैं सिर्फ उन्हीं का जो भी पूरा देश चलेगा वो किससे चलेगा? कॉन्स्टिट्यूशन से चलेगा। तो दे वर द मेजर चैलेंजेस। तो इन सब चैलेंजेस के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट को एक प्लानिंग मॉडल अपनाना था, और उस टाइम पर फ्रॉम 19 हम अगर बोले तो 1950s टू 1990s जो उन्होंने मेजर प्लानिंग मॉडल जिसको अपनाया गवर्नमेंट ने उस टाइम पर, दैट वाज सेंट्रलाइज्ड मॉडल। और सेंट्रलाइज्ड मॉडल क्या होता है? अगर मैं इसको एज अ हिंदी भाषा में समझाने की कोशिश करूं, आसान भाषा में समझाने की कोशिश करूं, तो सेंट्रलाइज्ड मॉडल का मतलब होता है कि जितने भी फैसले लिए जाएंगे वो कहाँ से लिए जाएंगे? या तो वो दिल्ली से लिए जाएंगे, अगर कोई ऐसा फैसला है जो पूरे देश को अफेक्ट करता है तो वो फैसला दिल्ली से लिया जाएगा, और अगर कोई ऐसा फैसला है जो राज्य को अफेक्ट करता है तो वो कहाँ से लिए जाएंगे? उन सारे राज्यों की राजधानी से लिए जाएंगे। मतलब या तो वो फैसला सीएम लेंगे या तो वो सीधा फैसला पीएम लेंगे। इस टाइम पर ये जितने भी डेवलपमेंट के प्रोग्राम्स थे, जितने भी प्लान्स थे, जितने भी स्कीम्स थी, ये सब कौन इंप्लीमेंट करता था? उनको बनाने वाले भी कौन थे? जो टॉप ब्यूरोक्रेट्स थे, और उनको इंप्लीमेंट करने वाले भी टॉप ब्यूरोक्रेट्स थे। तो ऐसा क्या हुआ कि ऐसा क्या दिक्कत हुई सेंट्रलाइजेशन में, सेंट्रलाइज्ड मॉडल में, कि हमें डिसेंट्रलाइजेशन की तरफ चलना पड़ा? 1990 से लेके 1950 से लेके 1990s तक जब हम पूरा डेवलपमेंट के मॉडल को एनालाइज करते हैं ना, तो उस टाइम पे हमें 2-3 इसमें बेसिक प्रॉब्लम्स दिखाई दी, बेसिक लूप होल्स दिखाई दिए। और वो लूप होल्स क्या थे, कैसे थे, उनको हम 2 केस स्टडीज की मदद से समझने की कोशिश करते हैं कि कौन कौन से वो लूप होल्स थे। तो सबसे पहली केस स्टडी हम ले रहे हैं अलवर। अलवर आपको पता है, इट इज एन एरिया इन राजस्थान। अब जितने भी लोग आप राजस्थान से होंगे या आपने कभी राजस्थान के बारे में सुना होगा, तो आपको पता होगा कि जो राजस्थान है वहां पे डेजर्ट की जमीन है। वहां पे जितना भी रीजन है वो कैसा है? डेजर्ट का रीजन है। और डेजर्ट के रीजन होने के साथ साथ वहां की रेनफॉल भी कैसी है? लो रेनफॉल है। तो ड्यू टू लो रेनफॉल यहाँ पर जो है फार्मिंग बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो गई थी। तो बट लोग तो वहां पर भी रहते थे, फार्मिंग तो वहां पर भी होती थी, तो एक वहां पर इरिगेशन की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा होने लगी थी। तो उस इरिगेशन की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए लोगों ने जब डिमांड किया, तो वहां के टॉप ब्यूरोक्रेट्स ने वहां के लिए एक स्कीम निकाली। उन्होंने क्या बोला कि हम यहाँ पे क्या करेंगे? कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम। हम यहाँ पर डैम्स और कैनाल्स के द्वारा जितना भी इरिगेशन का जो प्रॉब्लम है वो हम सॉल्व कर देंगे। एंड द स्कीम वॉज इम्प्लीमेंटेड। जब उस स्कीम को इम्प्लीमेंट किया गया तो 1-2 साल तक वो स्कीम बहुत सही, 1-2 साल के बाद उसको पूरा कंस्ट्रक्शन का वर्क होने के बाद सारा काम जब स्टार्ट किया, एंड जब पीपल स्टार्टेड यूजिंग दैट डैम्स एंड कैनाल्स, तो वहां पर 2-3 ऑब्जर्वेशंस निकल के आई। सबसे पहली ऑब्जर्वेशन ये थी कि जो भी ये कंस्ट्रक्शन हुआ था ना डैम्स का और कैनाल्स का, इन्होंने फायदा तो किया, इनका बेनिफिट सबसे ज्यादा किसने लिया? इनके जो बेनिफिशियरीज थे वो सबसे ज्यादा लार्ज फार्मर्स थे, और लार्ज फार्मर्स भी बहुत कम, जो कि मतलब 10 या 12 लार्ज फार्मर्स ऐसे थे जिनको बहुत ज्यादा फायदा हुआ था कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम से। तो क्या आप मानेंगे कि ये जो डैम का जो पर्पस था वो क्या सिर्फ लार्ज फार्मर्स को बेनिफिट करना था, कि वहां की जो ओवरऑल कम्युनिटी है उसको बेनिफिट करना था? ऑब्वियस सी बात है कि जो वहां की ओवरऑल कम्युनिटी है उसको बेनिफिट करना था। तो यहाँ पर जो बेनिफिट हुआ लार्ज फार्मर को, वो कहीं ना कहीं इसने पैसिवली बेनिफिट किया किसको? ओवरऑल कम्युनिटी को। सेकंड वाज, जो ये कंस्ट्रक्शन किया गया था ना, वो कंस्ट्रक्शन बिल्कुल भी लोकल ज्योग्राफी के साथ अलाइन नहीं हो रहा था। द अलाइनमेंट वाज नॉट विद लोकल रीजन्स ज्योग्राफी। जो वहां की लोकल रीजन की ज्योग्राफी थी ना, उसको जब देखा गया तो उसके साथ ये जितना भी डैम और कैनाल्स का था वो उसके साथ सही नहीं बैठा। एंड थर्ड थिंग वाज
कि यहाँ पर जो डैम बनाने के बाद जो उसका एक्सपेंडिचर होता है, मेंटेनेंस एक्सपेंडिचर, दैट वाज नॉट टेकन केयर ऑफ। उसकी किसी ने ध्यान नहीं दिया कि डैम को कंस्ट्रक्शन करने के बाद उसकी मेंटेनेंस कॉस्ट होगी, उसको कौन बियर करेगा। तो ओवरऑल अगर हम देखें कि गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी कि वहां पर जो लोग हैं फार्मिंग कर सकें और जो उनकी मेन प्रॉब्लम इरिगेशन प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए। बट आपको क्या लगता है कि जो भी टॉप ब्यूरोक्रेट्स ने, जिन्होंने भी टॉप पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव ने ये स्कीम लेकर आए जहां पे कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम और कैनाल्स किया, उनकी इस स्कीम को इंप्लीमेंट करने में क्या दिक्कत रह गई, वो गैप कहां पर आया? गवर्नमेंट भी अपनी तरफ से सही काम करना चाह रही थी और लोगों को भी उस चीज की जरूरत थी, बट वहां पे बीच में गैप कहां पर आया? वो बीच में गैप आया कि वहां पर जो लोकल पीपल थे उनके साथ बिल्कुल भी एड्रेस नहीं किया गया, उनको उनके कंसर्न्स को नहीं सुना गया, उनके साथ अलाइन करके लोकल रीजन्स की जो नीड थी उसकी ज्योग्राफी के साथ अलाइन नहीं कर पाए। तो इससे क्या पता लगता है कि अगर टॉप ब्यूरोक्रेट जिन्होंने भी ये स्कीम बनाई, अगर वो कहीं ना कहीं वहां के लोकल पीपल के से जाके मिलते, वहां की ज्योग्राफी के बारे में थोड़ा बहुत समझते और उसके बाद जब डैम का कंस्ट्रक्शन या कैनाल का कंस्ट्रक्शन होता, तो शायद जो बेनिफिट होता वो सिर्फ लार्ज फार्मर्स की जगह और सारे फार्मर्स को भी मिल पाता। एंड ऐसे ही हम सेकेंड जो केस स्टडी है वो है यूपी उत्तर प्रदेश, एक बहुत बड़ा स्टेट है, आपको पता होगा। उसमें जो है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, आपको पता है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम क्या होता है? अगर हम इसको आसान भाषा में समझे तो हमारे पास जो भी राशन से एक सामान आता है, PDS इसको बोलते हैं, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। तो जो भी राशन की शॉप्स आती हैं वो किसके अंडर आती हैं? पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के अंडर आती है। तो यूपी गवर्नमेंट एक स्कीम लेके आई जहां पर उन्होंने बोला कि जो भी लोग हैं, जो भी गरीब लोग हैं, उनको कुछ राशन कार्ड्स मिलेंगे और उस राशन कार्ड के बदले उस राशन कार्ड में उनको हर महीने कुछ एक पर्टिकुलर अमाउंट या कुछ एक अमाउंट का क्या मिलेगा? वीट मिलेगा, राइस मिलेंगे, पल्सेस मिलेंगी और भी बहुत तरह की चीजें मिलेंगी जो भी उन लोगों के लिए एसेंशियल है। इससे वो क्या बताना, उससे वो क्या करना चाहते थे कि जो भी पुअर लोग हैं, जो लोग अपने जो पैसे हैं वो जो इन फूड ग्रेन्स को लेने पर खर्च कर देते हैं, तो उनके वो पैसे बच सके और वो कहीं और इन्वेस्ट कर सके, जैसे एजुकेशन में इन्वेस्ट कर सके, हेल्थ केयर में इन्वेस्ट कर सके। तो इट वाज ओवरऑल अ गुड स्कीम। बट इसके इम्प्लीमेंटेशन, जब इसका इम्प्लीमेंटेशन हुआ उसके बाद अगेन देयर वर सब ऑब्जर्वेशंस। सबसे पहली जो ऑब्जर्वेशन थी कि वहां पर सबसे पहली और सबसे बिगेस्ट ऑब्जर्वेशन वाज दैट कि वहां पे बहुत सारे फॉल्स बेनिफिशियरीज आ गए थे। मतलब कि जो लोग गरीब भी नहीं थे, जो लोग इतने गरीब नहीं थे, जिनको इतनी ज्यादा जरूरत नहीं थी, दे वर ऑल्सो बेनिफिटिंग फ्रॉम दिस स्कीम। तो यहां पर गवर्नमेंट की आपको क्या लूप होल दिख रहा है? अगर गवर्नमेंट जाती, अगर जो भी टॉप पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव थे, अगर वो जैसे कि आज के सिस्टम में हम देखें, जो भी टॉप पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव थे जो भी इस स्कीम को पूरा ओवरऑल इंप्लीमेंटेशन में हेल्प कर रहे थे, वो अगर ग्राम पंचायत जाते, पंचायत में सरपंच से पूछते कि आप हमें अपने गांव के एक पुअर जो लोग हैं उनकी लिस्ट बना के दीजिए और उसमें से कितने जो लोग हैं उनको लिटरली इस राशन की जरूरत है और कितने को जरूरत नहीं है, तो आप बस हमें लिस्ट में उन लोगों का नाम दीजिए जिन्हें इनकी जरूरत है। तो क्या उस टाइम पर इतने फॉल्स बेनिफिशियरीज हो पाते? तो क्या करप्शन में हम बहुत कमी कर सकते थे? नहीं कर सकते थे। जो भी लीकेजेस हुई पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में यूपी में, क्या वो कम की जा सकती थी? की जा सकती थी। तो जब हम दोनों इन ऐसी बहुत सारी केस स्टडीज हैं, बट इन दोनों केस स्टडीज को देख के हम एक ही चीज जो है पता लगा सकते हैं कि द मेन प्रॉब्लम वाज कि जो भी लोकल लेवल के साथ कोई भी कंसल्टेशन नहीं था, नो कंसल्टेशन विद द लोकल पीपल, की जिन लोगों के लिए स्कीम्स बनाई जा रही थी उन लोगों से ही कंसल्ट कभी नहीं किया गया। दैट वाज द बिगेस्ट लूप होल इन द इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन फ्रॉम 1950s टू 1990s, लोकल पीपल। तो इन सभी की नीड को देखते हुए जो गवर्नमेंट थी उसने खुद को थोड़ा थोड़ा शिफ्ट किया। ऐसा नहीं था कि 1950 से लेके 1990s तक प्योरली सेंट्रलाइज्ड मॉडल चलता था, नहीं, देयर वाज नॉट एन कॉन्टिनम। ये सारी चीजें कॉन्टिनम में चल रही थी। जैसे कि 1959 में अगर हम देखते हैं तो फर्स्ट टाइम राजस्थान में ग्राम पंचायत, जो पंचायती राज सिस्टम है, उसको इंप्लीमेंट करने की कोशिश की गई। राजस्थान वाज द फर्स्ट स्टेट। तो ऐसा नहीं है कि हम जो डिसेंट्रलाइजेशन है उसके प्रोसेस को अप्लाई करने की, इंप्लीमेंट करने की कोशिश नहीं कर रहे थे, बट गवर्नमेंट ने, पॉलिटिकल विल ने
डिसेंट्रलाइजेशन को प्रोसेस को कब सपोर्ट किया? आफ्टर 1990s। तो अब आपको समझ आया होगा कि व्हाट वाज द नीड फॉर डिसेंट्रलाइजेशन। क्यों? क्योंकि हम क्या कर सके? कंसल्टेशन कर सके लोकल पीपल के साथ। जिन लोगों के लिए स्कीम्स बनाई गई हैं एक्चुअली हम उनसे तो पूछे कि व्हाट दे नीड। यहां पर हमने पिछली वीडियोस में भी देखा था कि व्हाट गवर्नमेंट प्रोवाइडिंग, कि जो गवर्नमेंट प्रोवाइड करवा रही है, एंड व्हाट सिटीजन नीड्स। इसके बीच में एक गैप है, और वो गैप क्या है? वो गैप एडमिनिस्ट्रेटिव गैप यही है कि यहाँ पे कोई कंसल्टेशन ही नहीं किया जा रहा लोकल लोगों के साथ। तो आई थिंक आपको समझ आया होगा कि नीड क्या है। अब हम देखते हैं कि डिसेंट्रलाइजेशन के अब थोड़ा और मीनिंग को समझते हैं, थोड़ा गैप में, थोड़ा डीप में जाकर इसको और देखते हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन। जैसे कि मैंने आपको शुरू में ही डेफिनेशन के माध्यम से बताने की कोशिश करी थी कि व्हाट इज डिसेंट्रलाइजेशन। Decentralization means the transfer of power from higher authority to lower authority। कि अब क्या गया, जो पावर सिर्फ सीएम या सेंट्रल लेवल पे पीएम के पास होती थी, अब वो अपनी कुछ पावर्स को नीचे डिवॉल्व कर देंगे, अब वो अपनी कुछ पावर्स को नीचे ट्रांसफर कर देंगे। अब सारे डिसीजंस या तो राज्यों की राजधानी या दिल्ली से नहीं होंगे, अब कुछ डिसीजंस लोगों के जो प्रतिनिधि होंगे, जो डायरेक्ट किए हुए प्रतिनिधि होंगे, अब वो भी ले सकेंगे। अब उसमें क्या किया गया, जैसे कि डिसेंट्रलाइजेशन का जो मेन जो मकसद था, जो मेन सिग्निफिकेंस था, वो क्या था? सबसे पहला जो सिग्निफिकेंस था वो ये था कि पीपल कैन डायरेक्टली पार्टिसिपेट इन गवर्नमेंट डिसीजंस। कि यहाँ पर जिन लोगों के लिए ये डिसीजन लिया जा रहा है, जिन लोगों के लिए स्कीम्स बनाई जा रही हैं, नाउ पीपल स्टिल दे कैन डायरेक्टली पार्टिसिपेट इन दैट डिसीजन। अगर जैसे कि जिन गरीब लोगों को राशन दिया जाना है, जो हमने यूपी में देखा, जिन गरीब लोगों को राशन दिया जाना है, तो ग्राम पंचायत पहले ही एक लिस्ट बना के भेज दे कि हमारे गांव में इतने इतने लोग हैं जो कि इस कैटेगरी के अंदर आते हैं और इनको इस स्कीम की सबसे ज्यादा जरूरत है। तो जिन लोगों को चाहिए ये स्कीम उन तक बहुत अच्छे से पहुंच सकेगी। सेकंड जो था कि जो ग्रोथ की स्पीड थी, वो ग्रोथ की स्पीड बढ़ जाएगी, ग्रोथ स्पीड विल इंक्रीज। जैसे कि जो गांव है हमारे, आपको पता है कि जो डिसेंट्रलाइजेशन का इसका जो मेन गोल था ना, जो उन्होंने सेंट्रल लेवल पे एक अच्छा खासा काम करने के बाद जो सेंट्रल गवर्नमेंट थी, उन्होंने सोचा कि अब जो सोल ऑफ इंडिया है, जो सोल ऑफ इंडिया है, उनके लोगों पे, जो गांव के कस्बे के जो लोग हैं, उनके साथ काम किया जाए। और उनके लिए क्या जरूरत थी? उनकी ग्रोथ की स्पीड बहुत कम थी। और वो ग्रोथ की स्पीड क्यों कम थी? क्योंकि अगर एक किसी ग्राम पंचायत में अगर एक सड़क भी बननी है तो उसका जो डिसीजन था वो कौन लेते थे? खुद सीएम लेते थे। तो इस वजह से बहुत ही ज्यादा डिसीजंस लेने में डिले होते थे। पर अब क्या किया, गवर्नमेंट ने अपनी कुछ पावर को नीचे भेज दिया, को डिसेंट्रलाइजेशन करके सीएम ने अपनी कुछ पावर्स को नीचे भेज दिया। तो एक सरपंच को चुना गया, सरपंच ने चुना, तो सरपंच ने क्या बोला कि ठीक है भाई, ये रोड हम बनवा देंगे। तो इससे क्या हुआ, ग्रोथ की स्पीड बढ़ गई। थर्ड, कि जब बड़े बड़े लोग ये सारे छोटे छोटे डिसीजंस भी लेते थे तो वो ओवरबर्डन्ड हो जाते थे। जो हमारी पूरी पब्लिक ब्यूरोक्रेसी थी, जो ब्यूरोक्रेटाइजेशन था, वो बहुत ज्यादा ओवरबर्डन्ड हो गया था। तो उनका बर्डन भी रिड्यूस हो गया। तो रिड्यूस बर्डन भी रिड्यूस हो गया। तो ओवरऑल जो डिसेंट्रलाइजेशन का जो पूरा सिग्निफिकेंस था वो क्या था कि लोगों को क्या हो सके, लोगों को डायरेक्टली वो पार्टिसिपेट कर सके, जो स्कीम्स उनके लिए बनाई गई हैं उसमें वो खुद और भी अगर कुछ इंप्रूवमेंट करनी है तो वो सजेस्ट कर सके, उनकी जो ग्रोथ की स्पीड है वो बढ़ सके, और जो ब्यूरोक्रेसी, जो टॉप ब्यूरोक्रेसी थी, टॉप पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव थे, उनके ऊपर जो बर्डन बढ़ गया था उस बर्डन को भी कम किया जा सके। अब जो डिसेंट्रलाइजेशन था वो कैसे किया गया? क्या गवर्नमेंट एक दिन, जैसे कि इसका जो कॉन्स्टिट्यूशन में एक अमेंडमेंट किया गया था, दैट अमेंडमेंट वाज 73rd एंड 74th अमेंडमेंट। क्या 73rd और 74th अमेंडमेंट के बाद हमारे देश में डिसेंट्रलाइजेशन का प्रोसेस चालू हो गया? कि ऐसा क्या हुआ अगले दिन से कि सीधा जो है ग्राम पंचायत का एक ही दिन का ये प्रोसेस था? मैं आपसे पूछना नहीं, इस प्रोसेस को बनने में अच्छा खासा टाइम लगा।
और सीधा डिसेंट्रलाइजेशन नहीं हो गया, जो डिसेंट्रलाइजेशन है उसके भी अलग अलग टाइप्स होते हैं। जैसे कि एक होता है सबसे ऊपर आता है सेंट्रलाइजेशन, फिर आता है डिकॉन्सेंट्रेशन, देन कम्स डेलीगेशन and then come devolution. So this is the we can say this is the triangle, this is the triangle of centralization। तो गवर्नमेंट सबसे पहले कैसी थी हमारी, सेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट थी। फिर उन्होंने क्या किया, धीरे धीरे करके सबसे पहले डिकॉन्सेंट्रेशन किया, फिर डेलीगेशन किया, फिर डेवोल्यूशन किया। मेरे को पता है आपको ये लास्ट के 3 कीवर्ड्स में से एक भी नहीं समझ आया होगा। ये सारे डिसेंट्रलाइजेशन के अलग अलग कीवर्ड्स हैं, इनको हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। थैंक यू।